अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज हम शुरू करने वाले हमारा चौथा सबक फाइनेंशियल प्लानिंग यानी माशी मनसूबाबंदी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसका बेसिक क्या है, सबक में है क्या। एक्चुअली सबक के अंदर यहाँ पर टैक्सेस के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं और वो टैक्सेस का और क्यों कैसे लागू होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मसलन के तौर पर एक बात बताता हूँ कि हर फैमिली का एक जिम्मेदार शख्स होता है। दे में भी आइदर लेडीज और जेंट्स, या तो वो लेडीज हो सकती है या तो जेंट्स भी हो सकता है। वो जो जिम्मेदार शख्स होता है उसकी सोच ये होती है कि मैं अपना और अपने फैमिली का फ्यूचर कैसे सुधारूं, कैसे अच्छा बनाऊं, कैसे उसको बेटर बनाऊं। उसके लिए वो क्या करता है, कमाने के लिए लग जाता है, काम अच्छे से करता है, नौकरी करता है और कुछ पैसा जमा करता है। अब जहाँ पर पैसे की बात आ गई तो वहाँ पर फिर ऐसा तो नहीं होता है कि एक बार पैसा कमा लिया, आज कमा लिए तो फिर पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देंगे। हाँ, उसके लिए हम बचत करते हैं, थोड़ा सा पैसा जमा करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको किसी ने बोला, आपके फ्रेंड ने बोला कि चलो आज हम अम्यूजमेंट पार्क जाके आते हैं, या तो फिर हम आज पार्क जाके आते हैं, सर्कस जाके आते हैं। अगर आपके फ्रेंड ने बोला और आपकी कंडीशन नहीं है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको जाहिर सी बात ये बोलेंगे ना, यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ सकता, आप लोग जाकर आ जाओ। यहाँ जो फाइनेंशियल कंडीशन है यानी इसका मतलब क्या, उसके पास में पैसे की कमी है। तो इसलिए हम यहाँ पर वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसका मतलब उसके पास पैसे की कमी है। एक फैमिली का मेंबर अगर कमाता है अपने फैमिलीज के बेटर फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि वो उसका फैमिली का बेटर फ्यूचर चाहता है, अच्छा मुस्तकबिल चाहता है इसके लिए, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आता है तो साथ में उसके खर्च भी बढ़ जाते हैं। अब खर्च बढ़ गए, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के ऊपर, घरेलू चीज़ों के ऊपर तो 0% टैक्स लगाती है, लेकिन बाकी जो दिगर चीज़ें हैं उनके ऊपर तो हमको टैक्स देना होता है। तो उस वक्त वो क्या करते हैं, मनसूबा बनाते हैं। किस तरह का? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल खरीदने के लिए गए। अब मोबाइल अगर कुछ सारा 15 या 17 हज़ार का मोबाइल भी अगर आप लेते हैं मिनिमम, तो उसको लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये उसका टैक्स कटता है। तो अगर आपको 2 मोबाइल चाहिए तो आपका 5 से 7 हज़ार रुपये टैक्स कट जाएगा। तो आप उस वक्त क्या बनाएंगे, एक मनसूबा बनाएंगे, नहीं हम अभी फिलहाल हमको एक ही मोबाइल से काम चलाना है, नेक्स्ट जब हमारे पास में पैसा आएगा या तनख्वाह आएंगे हम नेक्स्ट मंथ में या कभी भी दूसरा मोबाइल लेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका मनसूबा बंदी हो गया। इसी को बोलते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि हम हमारी कंडीशंस के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, माशी मनसूबाबंदी बनाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि हम कब और कैसे करेंगे ताकि हम हमारा और हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छे से कर सके, कम से कम खर्चा कर सके, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्चा करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं खर्चा करें। तो इस सबक के जो बेसिक टैक्सेस है इसके बारे में हम जानने के लिए मैंने आपके लिए ये मेहनत से कुछ स्लाइड्स तैयार किया हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। स्लाइड जो है वो कलरफुल होती है, समझने के लिए बहुत अच्छा और आसानी होती है और इफेक्टिव होती है। इसीलिए मैंने इसके बेसिक के लिए आपको कुछ स्लाइड्स बनाया हूँ जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। लेकिन देखिए, जैसे कि मैंने टैक्सेस की बात किया तो गवर्नमेंट ने जो भी हमसे टैक्स लगाए हम वो सब बेसिक देखने वाले हैं। और अभी फिलहाल हमको जो टैक्स लगाया है, जो निज़ाम जारी है वो जीएसटी का है। उसके पहले कौन से टैक्सेस थे वो भी हम देखने वाले हैं। और जीएसटी के अंदर क्या है, उसके कितनी किस्में हैं, कितने टाइप्स हैं, कितने परसेंट होता है, कौन सी चीज़ पे कितने परसेंट होता है टैक्स, वो सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, उस पे से हम इंशाल्लाह अच्छे से समझ सकेंगे। चलिए, तो बच्चों, जैसे कि हम पहुँच गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसके पहले हम बात कर चुके हैं हमारे सबक के टाइटल के बारे में, नाम के बारे में, जैसे कि इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल सबक नंबर 4 माशी मनसूबा बंदी। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड्स के ऊपर, देखिए आपके लिए क्या नया है। तो बच्चों, देखिए आपके लिए एक सवाल है कि क्या आप बता सकते हैं हमारे मुल्क में फ़िलहाल टैक्स का कौन सा निज़ाम जारी है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको पता ही होगा कि हमारे मुल्क में टैक्स का कौन सा निज़ाम फ़िलहाल चल रहा है या जारी है।
यस राइट, जीएसटी टैक्स का निज़ाम हमारे मुल्क में फ़िलहाल जारी है। वेरी गुड। चलते हैं अगली स्लाइड्स के ऊपर। अब आते हैं हम जीएसटी के बारे में नॉलेज लेते हैं, जीएसटी के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म आपको ऊपर दिख रहा होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अशिया और खिदमत टैक्स। जीएसटी का लोगो भी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जीएसटी के बारे में हम उसकी जो बेसिक मालूमात है वो हासिल करते हैं। जैसे कि जीएसटी को पास करने के लिए 122वां संशोधन बिल पार्लियामेंट में लाया गया। अब हमारे पास में दो ऐवान होते हैं बच्चों, देखिए पहले तो लोकसभा, और ये लोकसभा है बराबर ना, और दूसरा ये राज्यसभा है। दो ऐवान होते हैं राइट। अब जो लोकसभा है उसके अंदर 3 अगस्त 2016 को ये कानून मुतारिफ कराया गया, और जो राज्यसभा है उसमें 8 अगस्त 2016 को ये बिल पास करवाया गया। कोई भी कानून लाने के लिए सबसे पहले उसको लोकसभा में दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है कि हम ये बिल हमारी आवाम के लिए ला रहे हैं। फिर उसके बाद वो जब उसको लोकसभा से हरी झंडी मिल जाती है तब फिर उसको राज्यसभा में लाया जाता है पास करने के लिए। अब इसके बारे में देखते हैं हमारी अगली स्लाइड में क्या है। अब जीएसटी की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में मुख्तसरन हम फिर मालूमात हासिल कर लेते हैं कि कुल मिलाकर 15 रियासतों ने इस बिल को मंजूरी दी। यानी जब इंडिया में जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा था, उसकी शुरुआत हो रही थी, तो टोटल 15 रियासतें ऐसी थी जिसने उस बिल को मंजूरी दी थी, यानी जीएसटी को पास करने के लिए। उन 15 रियासतों में महाराष्ट्र 10वें नंबर पर आता है, यानी जो महाराष्ट्र में हम रहते हैं वो 10वें नंबर पर आता है। और पहले नंबर पे था आसाम, पहले नंबर वाला राज्य कौन सा है? आसाम। और हमारा जो महाराष्ट्र है वो 10वें नंबर पे है। इस तरह से टोटल 15 रियासतें थी जिसने जीएसटी के बिल को पास करवाया। अब जिसने इस बिल को मंजूर किया और फिर इसको सदर जमहूरिया के पास 8 सितंबर 2016 को भेज दिया गया। देखिए 15 रियासतों की मंजूरी के बाद में आखिरी फाइनल डिसीजन जो होता है वो सदर जमहूरिया का होता है, मतलब राष्ट्रपति का होता है, जो कि राष्ट्रपति के पास इस बिल को मतलब जीएसटी पास करने के लिए 8 सितंबर 2016 को भेज दिया गया, जहां इसे मुकम्मल मंजूरी हासिल होनी थी। मतलब पूरी तरह उसको अमल में लाने के लिए राष्ट्रपति के दस्तखत चाहिए होते हैं। तो इसीलिए 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के पास, सदर जमहूरिया के पास को भेजा गया, जहां उसे मुकम्मल मंजूरी हासिल होनी थी। और आखिरकार 1 जुलाई 2017 को लाहे अमल में लाया गया। यानी 1 जुलाई 2017 को ये बिल पूरी तरह से पास हो गया और उसको लाहे अमल में लाया गया, मतलब हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट या पूरे देश के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। ये उसलिए किया गया था क्योंकि देश के अंदर जब एक देश है तो एक ही टैक्स भी होना चाहिए था, इसीलिए ये जीएसटी को लाया गया, एक मुल्क एक टैक्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम जीएसटी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं कि फ्रांस वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसने 1954 में जीएसटी पास किया था। देखो कितनी मतलब पुरानी बात है, 1954 के अंदर ही फ्रांस ने जीएसटी को लागू कर दिया था। और हमारे पास में कब लागू हुआ? इंडिया में 1 जुलाई 2017 को। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद जर्मनी, बरतानिया और दूसरे ममालिक शामिल है, मतलब और भी ममालिक हैं जिन्होंने जीएसटी को लाहे अमल में लाया है, जैसे कि सऊदी अरब भी है, यूके भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, लेकिन सभी ने अपने अपने तौर पर उसको शामिल किया। लेकिन वाहिद फ्रांस ही ऐसा मुल्क है जिसने 1954 में जीएसटी को पास किया था। चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। अब देखिए बच्चों, जीएसटी से पहले मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हम पर आयद थे, मतलब एक टैक्स एक मुल्क एक टैक्स के पहले हमारे पास जो होते थे इंडिया में, वो इतने सारे टैक्स थे, जैसे कि पैदावारी फीस, एक्साइज ड्यूटी, खिदमत टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, मरकजी इजाफी टैक्स, सेंट्रल चार्ज,
सेंट्रल सरचार्ज एंड टैक्स, सेल्स वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट, तफरीही टैक्स, चंगी, ऑक्ट्राई और मरकजी फरोख्त टैक्स, CST, जायद कस्टम टैक्स, CBDT, SADT, खास कस्टम फीस। ये सब टैक्स जो है GST के पहले हम पर आए थे, लेकिन GST जब से लागू हुआ ये टैक्स सब खत्म हो गए और वो मर्ज हो गए GST के अंदर। आप देखेंगे कि नीचे एक पॉट बना हुआ है पेड़ के जैसा, मतलब पौधे का, और वो GST अशिया और खिदमत टैक्स लिखा हुआ है सबसे नीचे, और बाकी जो सभी टैक्स है वो GST के अंदर मर्ज हो गए, ऐसा दिखाया गया है इस खाके में। तो ये जो टैक्सेस यहाँ पर दिखाए गए हैं, हम उनके बारे में भी थोड़ी बेसिक नॉलेज हासिल कर लेते हैं कि वो टैक्स कौन कौन से थे जो अब GST के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो एक्साइज ड्यूटी है, मतलब पैदावारी फीस। तो देखिए बच्चों, पैदावारी फीस यानी एक्साइज ड्यूटी में हम यहाँ पहुंच गए हैं। पैदावारी फीस मतलब वो ड्यूटी होती है, वो टैक्स होता है जो कि खुद ऐसी अशियाओं पर लगाया जाता है जो खुद हमारे देश में बनती है, बरामद की जाती है। उन अशियाओं के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 फोटो दिख रहे होंगे, उसमें है पहला सिगारेट का, दूसरा है कुछ परफ्यूम्स का, शैम्पूज का जो कि यहीं इंडिया में बनते हैं, और उसके बाद पाइप्स का, मतलब पाइप्स, तंबाकू, बीड़ी और सॉल्यूशंस जो भी हम यूज करते हैं डेली के लिए, अगर वो इंडिया में बनते होंगे तो उन सभी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी GST के पहले। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड हमारे पास में है खिदमत टैक्स, मतलब सर्विस टैक्स। देखिए बच्चों, जो मॉल्स के अंदर हमें यहाँ पर 2 फोटो है, एक मॉल्स का है और एक टेलीकॉम सेक्टर्स की कंपनी उसका है। तो जो मॉल्स के अंदर हमको हर चीज मुहैया हो जाती है इजीली, मतलब वो मॉल के अंदर A से लेके Z तक हमको सभी चीजें अवेलेबल हो जाती है, जिसके लिए हमको कोई और नई शॉप में जाना नहीं पड़ता। अगर हम मॉल में गए तो वहां से हर हमारी जरूरत का सामान ले सकते हैं, जिसके लिए वो हमसे सर्विस टैक्स लेते हैं या लेते थे। ठीक है, उसी तरह से जो टेलीकॉम कंपनी है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे, ये टेलीकॉम कंपनीज भी हमसे सर्विस टैक्स लेती है। जैसे कि अगर हम फिलहाल जैसे 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का हम रिचार्ज मारते हैं तो हमको कुछ अमाउंट कम पैसा मिलता है। जैसे 20 रुपए का रिचार्ज मारे तो हमको 14 रुपए मिलते हैं, 6 रुपए कट गए। इसका मतलब क्या, 6 रुपए वो सर्विस टैक्स में शामिल हो गए। तो आप समझ में आ गया होगा कि सर्विस टैक्स किसको कहते हैं, खिदमत टैक्स। आप चलते हैं हमारे अगली स्लाइड के ऊपर, जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। अब बच्चों देखिए, कस्टम ड्यूटी मतलब जो ऐसी ड्यूटी होती है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, मतलब सामान जो इंडिया में लाया जाता है और वो सामान जो इंडिया से बाहर भेजा जाता है। जैसे कि आप फोटो में कंटेनर्स देख रहे होंगे, दुनिया का फोटो देख रहे होंगे, हवाई जहाज का फोटो देख रहे होंगे। जो भी सामान अब्रॉड से इंडिया में आता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती थी। और जो भी सामान आता है जाता है, जैसे कि आप अमेजोन के आपको एग्जाम्पल पता ही होगा, Amazon.com से खरीदेंगे तो आपको बाहर से आने वाला सामान मिलेगा जिसके ऊपर हमको कस्टम ड्यूटी लगती है, और Amazon.in से खरीदेंगे यानी वो इंडिया के अंदर ही हमको सामान खरीदना है या मिलता है तो हमको सिर्फ वहाँ पर GST पेड करना होता है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड है हमारे पास में सेंट्रल सरचार्ज एंड सेक्स। देखिए, मरकजी इजाफी टैक्स और जैली टैक्स, यह टैक्स के बारे में आपने नहुम जमात में पढ़ा होगा। इसे हम टैक्स पर टैक्स लगाना भी कहते हैं। अब टैक्स पर टैक्स लगाना मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी इनकम टैक्स भर रहा है। हाँ, अब इनकम टैक्स भरने के बाद में उसने अगर सालाना 5 लाख रुपए कमाया, 2.5 लाख रुपए उसको माफ हो गया, 2.5 लाख के ऊपर उसको इनकम टैक्स लग गया। समझो 2.5 लाख के ऊपर उसको 12,500 रुपए टैक्स लग गया। अब वो 12,000 के ऊपर भी उसको एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता था, जिसको सेस कहते हैं। वो जो सेस है उसको हम एजुकेशन सेस कहते हैं, जो 3% का होता है, वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। और वो जो सेस नामी जो टैक्स है वो हमारे एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। समझ में, इसीलिए उसको टैक्स के ऊपर टैक्स कहा जाता है। यानी उसके बाद आता है मरकजी। हमारी मरकजी हुकूमत तालीम पर किसी खास मकसद के तहत ये टैक्स मालदार अशखास पर आयद करती है, उसे हम सेस कहते हैं। जब तक हुकूमत के खजाने में उतनी रकम जमा नहीं हो जाती जितनी उसे जरूरत है, तब तक ये सेस लिया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको।
चलते अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड है हमारे पास में वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट जिसको कहा जाता है। ये भी काफ़ी मशहूर हुआ था जब लाया अमल में आया था। जब भी कोई अशिया खरीदी या फरोख्त की जाती है तभी वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है। खरीद और फरोख्त के लिए टैक्स इस्तेमाल होता है। जैसे हम ज्वेलर्स के पास गए सामान खरीदे और जैसे कोई शॉप से माल खरीदे, उसी लिए खरीदे फरोख्त के लिए लगता है। यह टैक्स मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों एक उसूल के मुताबिक हर अशिया पर आयद करती है। चलते अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं अगला टैक्स कौन सा है। आयश व आराम, वाव, लग्जरी टैक्स जिसको हम कहते हैं। ऐसे मालदार अशखास, ऐसे मालदार शख्स जो 5 स्टार होटल्स में रहते हैं। और जो यहाँ पर दूसरा फोटो देखो प्राइवेट जेट का है, जो अपने खुद के लिए एक प्राइवेट जेट करके अब्रॉड जाते हैं या बाहर कंट्री जाते हैं या फिर कोई दूसरी रियासत में जाते हैं या कई और प्लेस पे जाते हैं प्राइवेट जेट में या प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स में। यानी वो ऐशो आराम, मतलब उनको और कोई नहीं चाहिए, वो ही जाना चाहते हैं अकेले, यानी एकदम लग्जरी जिसको बोलते हैं लाइफ जीते हैं, उनके ऊपर ये टैक्स आयद होता था। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर इंटरटेनमेंट टैक्स। ये टैक्स तो बहुत ही मतलब आम है, आपको पता ही होगा। तफरीही टैक्स, हम अगर सर्कस देखने जाते हैं तो हमको इंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है। बाजू में आपको एक फ़ोटो मिलेगा जो कि एक थिएटर का है। हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो हमको इंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता था। और नीचे देखेंगे तो आप हम कुछ डिश टीवीज़ का इस्तेमाल करते हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, टीवी देखने के लिए, तब भी हमको एंटरटेनमेंट टैक्स देना होता था। बाजू में अम्यूजमेंट पार्क है, उसमें भी हमको एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब हम ये सब टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि हमको जीएसटी देना पड़ता है। सभी टैक्स जीएसटी के अंदर काउंट हो गए, शामिल हो गए। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। चंगी ऑक्ट्राई। देखिए कभी भी हम नेशनल रोड का इस्तेमाल करते हैं यानी नेशनल हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इस तरह के टोल नाके होते हैं। जैसे कि एक टोल नाके का फोटो है, दूसरा बांद्रा वरली सीलिंग का है। ये सीलिंग या टोल नाके जो भी बनाते हैं, सपोज अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट बिल्डर्स को ये देती है, कॉन्ट्रैक्टर को देती है, तो वो बिल्डर्स अच्छी रोड बनाते हैं, अच्छी सड़क बनाते हैं हमारे लिए, अच्छे ब्रिज बनाते हैं और फिर उनका पैसा वसूल करने के लिए इस तरह के टोल नाके लगाए जाते हैं जिसको ऑक्ट्राई और चंगी कहा जाता है। चलिए चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये मरकजी फरोख्त टैक्स होता है जिसको सीएसटी कहते हैं। सिर्फ एक रियासत से दूसरी रियासत में फरोख्त होने वाली अशिया पर आयद किया जाता है, जो खास तौर पर इस बात को मद्देनजर रखती है कि खरीदार और फरोख्त करने वाले दो मुख्तलिफ रियासत में होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की कोई चीज अगर गुजरात में जाती है इंडिया के ही अंदर, या महाराष्ट्र की कोई चीज पंजाब में जाती है या बंगाल में जाती है, तो ये टैक्स तब लगाया जाता है जिसको सीएसटी कहते हैं। मतलब दो रियासतों के बीच में होने वाले लेन देन पर लगाए जाने वाले टैक्स को सेंट्रल सेल टैक्स यानी मरकजी फरोख्त टैक्स कहा जाता था। चलते अगली स्लाइड के ऊपर। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जायद कस्टम टैक्स। अब ये जो टैक्स है काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडीटी, दरामदी मसनूआत दरामद करने वाले मुल्क के जरिए पर आयद एक इजाफी दरामदी ड्यूटी है जहां ये तैयार और बरामद होते हैं यानी बरामद होने वाली अशिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाते थे और वो टैक्स को कहते थे काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी जायद कस्टम टैक्स। अब चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, खास कस्टम फीस एसएडी। अगर सामान को हिंदुस्तान में तैयार किया जाता है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 3 के ज़ैली सेक्शन 5 के तहत खुसूसी इजाफी ड्यूटी एसएडी इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद होती है जो हिंदुस्तान में दरामदी सामान पर, देखिए हिंदुस्तान में दरामदी सामान पर 4% की शरह से वसूल करती है। इससे दरामदात की कुल कीमत पर चार्ज किया जाता है, मतलब वो अशिया पर लगाया जाता है 4% के हिसाब से जो हिंदुस्तान में दरामद की जाती है, जिसे स्पेशल एडिशनल टैक्स या ड्यूटी भी कहते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब आते हैं हम, देखिए इसके पहले जो भी थे वो टैक्सेस हमने देखे, वो सब टैक्सेस जीएसटी के अंदर काउंट हो गए। अब हम देखेंगे जीएसटी की किस्में। अब जीएसटी की किस्में देखें, यहाँ पर है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी। देखा जाए तो उसकी 3 ही किस्में हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक किस्म के अंदर शामिल होते हैं, दूसरा है यूजीएसटी और यूजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। इस तरह के 3 किस्में हैं। हम पहले
नंबर वाइज पढ़ लेते हैं। बॉक्स के अंदर देखिए क्या है। सबसे पहले हमारे बॉक्स में है, हमारे बॉक्स में जो CGST दिख रहा होगा आपको, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। ये वाला हाइलाइटर, कलर वाला हाइलाइटर का जो कलर है, हाँ देखिए ये जो है CGST और SGST, ये GST के दो हिस्से हैं, बराबर। CGST का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी मरकजी अशिया और खिदमत टैक्स। यह टैक्स मरकजी हुकूमत के पास जमा होता है, यानी दिल्ली में जो हमारी मरकजी हुकूमत है उनके पास जमा होता है। और जो दूसरा टैक्स होता है SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी रियासती अशिया और खिदमत टैक्स, ये रियासती हुकूमत के पास जमा होता है, जैसे कि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जमा होगा। यानी SGST महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाएगा और CGST जाएगा दिल्ली सरकार के पास में। फिलहाल हमारी दिल्ली सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, जो दिल्ली में मौजूद है। अब बात करते हैं, देखिए IGST और UTGST आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे, यानी उसका तारुफ ही हम लेंगे। IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटर स्टेट, यानी ये उन अशियाओं के ऊपर लागू किया जाता है जो कि एक रियासत से दूसरी रियासत में भेजी या मंगवाई जाती है, जिसको IGST कहते हैं। और दूसरा है UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वो स्टेट्स के ऊपर वो स्टेट्स और वो क्या बोलते हैं इसको, वो स्टेट टैक्स, जैसा हमारे यहाँ था ना SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी रियासती अशिया, यानी वो मरकजी रियासती हुकूमत, यानी ऐसे जो राज्य है, ऐसी जो स्टेट है, ऐसी जो रियासत है जो जिनको मरकजी हुकूमत के तहत चलती है, जैसे अंडोबार हो गया, निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये ऐसी स्टेट्स है जिनको जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स, मतलब वो स्टेट के थ्रू चलती है। समझ में आ रहा है? तो वो रियासतों के ऊपर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है। जैसे चंडीगढ़ हुआ, अंडोमान निकोबार हो गया, दमन दीव हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, केंद्र शासित राज्य, मतलब वो वहाँ पर केंद्र की हुकूमत चलती है। मतलब केंद्र बोले तो सेंट्रल की हुकूमत चलती है, यानी जो दिल्ली के अंदर जो मेन हुकूमत है, गवर्नमेंट जो है, उनकी हुकूमत चलती है। उन स्टेट्स के ऊपर, उन रियासत के ऊपर उनके ऊपर जो टैक्स आयद किया जाता है वो UTGST वाला होता है। समझ में आया? GST किस में? फिलहाल हमको SGST पढ़ना है और SGST और CGST, ये दो टैक्स पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में है। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड है बच्चों GST इन। देखिए ये GST नंबर क्या है? ये GST इन एक नंबर होता है जो ताजिरों का शनाख्ती नंबर होता है। GST इन यानी ताजिरों का शनाख्ती नंबर है, जिसको हम GST इन यानी GST आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। जिस ताजिर ने गुज़िश्ता मालियाती साल में 20 लाख रुपए और जायद का कारोबार, जायद मतलब 1.5 करोड़ तक, 20 लाख रुपए से 1.5 करोड़ तक का अगर काम करता है, लेन देन करता है, तो इसे ये नंबर लेना लाजमी होता है। पैन में, यानी पैन नंबर जो होता है ना पैन कार्ड का, पैन कार्ड में जिस तरह 10 हर्फी हिंदसी अदद होता है, वैसे ही हर ताजिर को दिए हुए GST इन में 15 हर्फी हिंदसी अदद होता है। इन 15 हर्फी हिंदसी अदद में इस ताजिर के पैन का 10वां हर्फी हिंदसी अदद शामिल होता है। यानी अगर आप देखेंगे, आपकी किताब के अंदर भी दिया हुआ है कि A से लेके H तक जो है वो उस ताजिर का पैन नंबर है, और जो 27 है यानी 27 जो है वो रियासत कोड है। क्या है? ये जो 27 है बच्चों, ये क्या है? रियासत का कोड है, रियासत का 2 हिंदसी अशिया। अब जैसे कि ये महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र की नोटबुक या टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र की, तो जाहिर सी बात है वो महाराष्ट्र का ही हमको यहाँ पर टेक्स्ट बुक यानी नंबर मिलेगा, बराबर ना। तो ये 27 जो है ये महाराष्ट्र का रियासत कोड है। A से लेके H तक उसका 10 रुपये पैन नंबर है। 1 जो है ये 1,
ये 1 काय के लिए होता है, एक इंदिराज के लिए एक इंदिरा, यानी कंपनी है, एक फर्म है, एक कंपनी, तो उसके लिए 1। और जो Z है, Z यानी सबके लिए बाय डिफॉल्ट कॉमन रहेगा, मतलब ये सेम टू सेम रहेगा बाय डिफॉल्ट। और ये जो 5 है, 5 ये क्या है, चेक सम डिजिट है, मतलब चेक डिजिट का जो सम होता है, ये नंबर से चेकिंग होती है, वो 5 ये होता है। अब वो नंबर भी हो सकता है या तो वो डिजिट भी हो सकता है, बराबर। अब नीचे जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स में क्या लिखा है, 27 महाराष्ट्र रियासत का इशाराती नंबर यानी स्टेट कोड है। 27 के इशाराती नंबर से ये समझ में आता है कि इस ताजिर का इंदिराज महाराष्ट्र में हुआ है। यानी 27 नंबर पे से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ताजिर कहाँ का होगा, वो ताजिर महाराष्ट्र का होगा। आया समझ में बच्चों? तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। ये था जीएसटी नंबर इन। अब देखते हैं HSN कोड। अब देखिए HSN कोड, जीएसटी नंबर, ये जो हमको बिल फराहम करते हैं ताजिर लोग, यानी जो दुकानदार शॉप वाले होते हैं, वो हमको एक बिल देते हैं, उसके अंदर GSTN नंबर होता है और HSN कोड होता है, वो हम, और सैक नंबर होता है, वो हम आगे मैं आपको बताने वाला हूँ बिल के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं। पहले आपको ये चीजें मालूम होना जरूरी, इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो अब HSN कोड क्या है? HSN देखिए, HSN कोड क्या है कि HSN कोड यानी अशिया की जमातबंदी में मखसूस नंबर होता है। टैक्स इनवॉइस में इसको शामिल करना होता है। टैक्स इनवॉइस मतलब क्या? टैक्स इनवॉइस मतलब जो हमको बिल बन के मिलता है, जो हमको जैसे हमने कुछ होटल से खाना खा के आए, जो तो हमको बिल मिलता है। अगर हम सोनार के पास से या मारवाड़ी से कुछ सोना खरीदे तो हमको जो बिल देता है, वो बिल को बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में इसको शामिल करना होता है। HSN यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये आपको फुल फॉर्म के लिए भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों मतलब जैसे कि अगर हमने होटल्स के अंदर कुछ खाना खाए, अगर हमने कुछ गुलाब जामुन मंगाए, तो वो एक कोड होगा उसका, तो वो HSN कोड उसका अलग होगा। अगर हम गुलाब जामुन के साथ साथ कुछ और मीठी डिश मंगाते हैं, स्वीट आइटम मंगाते हैं, जैसे कि हम रस मलाई मंगा ली, तो उसका कोड अलग होगा। तो इसीलिए जमातबंदी करने के लिए HSN कोड का नंबर, HSN कोड को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो प्रोडक्ट का नाम ना लिखते हुए कोड का नाम लिखे। समझ में आया? अब आते हैं हम हार्मोनाइज्ड, मतलब SAC कोड क्या है? SAC कोड भी एक बिल के ऊपर दिया जाता है। अब पढ़ते हैं हम। SAC यानी खिदमात की जमातबंदी और मखसूस नंबर होता है। इसे सैक यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड कहते हैं। अब देखिए, ये भी एक जमातबंदी के लिए कोड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ताजिर लोग, होटल्स वाले लोग यूज करते हैं। नोट क्या है देखिए, अशिया और खिदमात पर शरह, इस तरह HSN SAC कोड पर अमली काम वगैरह की मालूमात दी हुई है, इन्हें ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर एग्जाम के अंदर आपको कुछ सवाल आता है HSN कोड के साथ ताल्लुक से या SAC से, तो आपको उनके जो किताब में जो कोड दिए हुए वो याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुलाब जामुन का कोड समझ लो 000 है ये होटल में, तो कोई और होटल के अंदर वो उसका कोड कुछ और भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो वो कोड को याद करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में अगर सवाल आता है हमको इस तरह से, तो हमको कोड भी दिए हुए होंगे, तो आप इन कोड को याद ना करें। चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। अब देखिए बच्चों, टैक्स की शरह 0 से 28%। जब GST लागू हुआ था तो गवर्नमेंट ने 0% से लेके तो 28% तक GST लगाया था। अब 0% के अंदर भी कुछ शरह होती है जो घरेलू चीज के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि यहाँ देखेंगे जिसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता है। उसके बाद डायरेक्ट 5% वाली चीजें हैं, उसके बाद 12% वाली चीजें हैं, उसके बाद 18% वाली चीजें हैं, और उसके बाद 28% वाली चीजें है। तो सबसे हम देखते हैं 0% पे कौन सी चीजें? अनाज के साथ जिंदगी की लाजमी अशिया और सब्जी, तरकारी, फल, दूध, नमक, मिट्टी, बर्तन वगैरह के ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। 5% के ऊपर कौन सी अशिया है? 5% के ऊपर देखिए आम इस्तेमाल की अशिया, जैसे कि LPG सिलेंडर 5% GST लगेगा। तेल, चाय, शहद, इन सभी चीजों के ऊपर 5% के हिसाब से GST हम पर आयद किया जा चुका है। और 12% के अंदर क्या आता है? ग्राहक का इस्तेमाल की चीजें, जैसे कि अचार, राइट, उसके बाद घी, उसके बाद में खुश्क मेवे, सब्जियों और फलों से बनाए गए अचार, मुरब्बे, इनके ऊपर 12% टैक्स लागू होता है। आप इसको किताब में अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिए
और जहन नशीन भी कर लीजिए। 18% क्या होता है कि मार्बल, ग्रेनाइट्स, ये जो हम घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स, धाती अशिया, कंप्यूटर, प्रिंटर, इन सब चीज़ों के ऊपर 18% GST हमको देना होता है। अब बात करते हैं आला शरा यानी 28% सबसे अशिया जो लग्जरी के अंदर शामिल होती है, यानी ऐश व आराम की चीज़ें। देखिए बच्चों, कौन सी चीज़ें? ऐश व आराम की चीज़ों के ऊपर यानी ये लगाया जाता है, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल के पार्ट्स हो गया, उसके बाद में लश्करी कार हो गया, लग्जरी कार हो गया, उसके बाद में पान मसाले, वैक्यूम क्लीनर, एसीज के ऊपर, जैसे कि आप में एसी का एग्जांपल भी मैं आपको लेने वाला हूँ। एसी भी लग्जरी के अंदर काउंट होता है, जो कि मेरे पास में एसी का एक बिल अवेलेबल था, तो मैं आपको एसी के बारे में मजीद मालूमात बताने वाला हूँ, जो कि लग्जरी बजट के अंदर शामिल है, जिनके ऊपर 28% हमको टैक्स अदा करना पड़ता है। अब देखिए बच्चों, किताब के अंदर एक वेबसाइट दी गई है जिसके अंदर से हम मजीद मालूमात और हासिल कर सकते हैं, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है, जैसे www.cbec.gov.in। इसके अलावा 0% से 5% के दरमियान किन चीज़ों पर GST मालूम है, ये सब इस वेबसाइट के ऊपर हमको देखने मिलेगा, जिससे मजीद मालूमात हमको हासिल हो सकती है। आप चाहे तो उसके ऊपर जाके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हो। चलते हैं हमारी अगले स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड देखिए बच्चों, टैक्स इनवॉइस, जिसकी मैंने आपको बात किया था कि कोई भी दुकानदार अगर हमको कुछ बिल देता है तो वो बिल को कहा जाता है टैक्स इनवॉइस। क्या कहा जाता है? टैक्स इनवॉइस कहा जाता है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आता है GST नंबर, जिसके बारे में हमने मालूमात हासिल कर ली है पहले, इसीलिए मैं आपको बोला था कि GST नंबर क्या है। उसके बाद देखिए हाईलाइटर दिख रहा होगा HSN कोड। ये HSN कोड क्या है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी। एक बिल है GST, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2727, यानी महाराष्ट्र का है। ABCD वही, H काय के लिए होता है 1, Z और 5 काय के लिए होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर एक सप्लायर है, दुकानदार है, उसका यहाँ पर एड्रेस दिया गया है A to Z स्वीट मार्ट, उसका पता दिया गया है, मोबाइल नंबर है, सभी चीजें आगे हैं। उसकी डेट दी गई है कि कब इशू किया गया था। GST इनवॉइस नंबर दिया गया है कि ये बिल कितने नंबर का है। अब बात करते हैं सीरियल नंबर की 1 2 3 4 5। HSN कोड देखिए, HSN कोड जो है 210690 किसका है? पेड़े का है, बराबर ना। हमको ऑलरेडी किताब में बताया गया है कि जो HSN कोड है वो आप याद ना करो, क्योंकि वो आपको एग्जाम्स के अंदर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं पेड़े की, तो पेड़े का जो रेट है वो है 400 फी किलो, मतलब पेड़े का कितना है? 400 रुपए किलो पेड़ा है, बराबर। अब क्वांटिटी मतलब जो ग्राहक की वो लेने वाला कितना है? 500 ग्राम, मतलब आधा किलो ले रहा है। तो जब वो 400 रुपए किलो है और वो आधा किलो खरीद रहा है, मतलब कितने का आएगा वो? 200 रुपए का। कितने का? वह 200 रुपए का। अब उसके ऊपर देखिए CGST हमको यहाँ पर देना है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, और SGST देना है। कोई भी हम चीज खरीदते तो हमको 2 टैक्स अदा करना पड़ता है, जिससे हमने पहले देखे पहली स्लाइड में, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि मरकजी हुकूमत को ये जाएगा और रियासती हुकूमत को ये जाएगा। अब जो पेड़े है खाने की चीजों के ऊपर कितने % GST लगता है? 5%, जो कि हमने इसकी पहली स्लाइड के ऊपर देखे। अब वो 5% जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। पहली स्लाइड दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, देखिए ये जो है 5% है ना, ये 5% पे खाने की चीजों के ऊपर लगाया गया है। सिलेंडर, चाय, तेल, शहद, सरदाई हुई सब्जियां, लौंग, मिर्च, मसाले, मिठाई वगैरह। दिख रहा है मिठाई, यानी हमने वहाँ पर पेड़े की बात करें तो कितना आ गया? 5% की शरह से लगेगा। अब 5% GST लेगा, मतलब 2.5% मरकजी रियासत को जाएगा और 2.5% किसको जाएगा? हमारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, मतलब हमारी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। मतलब SGST को 2.5% जाएगा और CGST को 2.5% जाएगा। अब जो ग्राहक है वो आधा किलो ले रहा है, मतलब 500 ग्राम ले रहा है, और टैक्सेबल अमाउंट कितनी है? 200 रुपए, मतलब 200 रुपये का 2.5%। CGST कितना होगा? 5 रुपये, और वही 200 रुपये का 2.5% कितना हो जाएगा? 200 का 2.5% कितना हो जाएगा? 5 रुपए। मतलब टोटल GST कितना देना पड़ा? ये 5 रुपए और ये 5 रुपए, कितना हो गया? 10 रुपए, और अमाउंट कितना था? ये 200, मतलब 210 रुपए। देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 210 रुपए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर करके बता देता हूँ। जैसे कि 200 रुपये हमारा टैक्स है, बराबर ना, ये 200 रुपये है।
200 रुपए के वो आधा किलो पेड़े खरीदता है। जहाँ 400 रुपये पेड़े की कीमत है, 200 रुपये के अगर पेड़े खरीदता है तो उसका 2.5% कितना होगा। अब 200 रुपये, थोड़ा सा माउस वो है, 200 रुपये का 2.5%, 2.5। देखिए ये पॉइंट है, 2.5। अब जब भी हम परसेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, डिवाइड के अंदर आ जाएगा 100। दो तरह के परसेंटेज होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई होता है, जो हमको किसी चीज में से निकालना होता है, और डायरेक्ट परसेंट मालूम करना होता है। जैसे कि 200 का 2.5%। अब परसेंट मतलब क्या, 100 से डिवाइडेशन बराबर क्या आएगा। देखिए ऊपर का एक 0, नीचे का एक 0 कट हो जाएगा। ऊपर का दूसरा 0, नीचे का दूसरा 0 कट जाएगा। बचे में एक बटे में एक बचा, बटे में एक बचा, मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं है। मतलब 2 ज़र्ब 2.5 कितना हो जाएगा, 2 ज़र्ब 2.5। अब 2 ज़र्ब 2.5 मतलब क्या, 2.5 का दुगना। 2.5 का दुगना मतलब क्या, 5 है ना। आधा और आधा कितना होता है, 5 होता है ना। तो ये आ गया 5। मतलब 200 का 2.5% कितना हो गया, 5 रुपये बराबर। उसी तरह ये 200 का भी 2.5% कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 रुपए। मतलब ये 5 और ये 5 कितना हो गया, 10। और ये 200 कितना हो गया, 210 रुपए। समझ में आया बच्चों। इस तरह से 2.5% के हिसाब से निकाला गया है। चलिए हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चॉकलेट की। चॉकलेट का HSN कोड देखिए ये है। चॉकलेट कितने रुपए का है, 80 रुपए की एक लादी है बराबर। तो कस्टमर ने कितना लिया, क्वांटिटी एक लादी ली जो भी 80 रुपए की है, यानी टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया उसका, 80 रुपये हो गया बराबर ना। अब चॉकलेट के ऊपर कितना फीसदी है टैक्स, 14%। और इधर भी 14%, मतलब टोटल कितना हो गया वो 28% हो गया। यानी 14% CGST जाएगा और 14% SGST जाएगा। मतलब टोटल कुल 28% हमको चॉकलेट के ऊपर टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं 14% 80 रुपए का कैसे निकालेंगे। तो सेम वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल और करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 80 रुपए का 14% डिवाइड में आ जाएगा 100। देखिए बच्चों ऊपर का एक 0 गया, ऊपर का एक 0 गया, ये एक ऊपर का 0 गया, एक 0 नीचे का गया। ठीक है, अब बचता है ऊपर 4 और 8। ऊपर आएगा 2 से, फिर इसको हम तकसीम कर देते हैं, 2 चौक 8 और इसको तकसीम कर देते हैं 2 पंजे 10। मतलब क्या बचा ऊपर, 4 ज़र्ब 14, 4 ज़र्ब 14 तकसीम 5 बराबर ना। अब 4 से फिर हम तकसीम कर देंगे इसको, ये 4 से इसको ज़र्ब कर देंगे। 4 चौक 16 के 6, हासिल आया 1, 4 एक 4 और 1 5 है ना, तकसीम 5। अब हम क्या करेंगे, 5 से इसको तकसीम करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 एका 5 बचा 6, 5 एका 5 अशारा लगेगा, बचा 1 मतलब हो गया 1 और 1 वहां पर लगाएंगे 0 मतलब हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 5 दूने 10। 5 से उसको तकसीम करोगे तो क्या आएगा 11.2। 2 के बाद कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हो गया 0। मतलब 11 रुपये और 20 पैसे। तो उसके ऊपर 14% के हिसाब से उसको टैक्स लगा। 80 रुपए की एक लादी ली चॉकलेट की उस कस्टमर ने, तो उसको CGST 11 रुपये 20 पैसे लगा और SGST भी 11 रुपये 20 लगा, 11 रुपये 20 पैसे लगा। 11 11 22, यानी 22 रुपये 40 पैसे उसको टैक्स लग गया GST। और 80 रुपए का उसने लिया था चॉकलेट, तो 80 में 22 रुपये 80 में 22 रुपये 40 पैसे अगर मिलाते हैं हम,
तो क्या आएगा 120 रुपये 102 रुपये 40 पैसे। इस तरह से टैक्स हमको लगाया जाता है और वो टैक्स दो हिस्सों में डिवाइड होता है, CGST और SGST के अंदर। तो मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह ब्रेड का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह अचार का भी निकाल सकते हैं और टैक्स की कुल कीमत हमको मालूम पड़ेगी। मतलब इस बिल के अंदर 5 आइटम है, 1 2 3 4 5, ये पांचों का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये पांचों का जमा होगा और पांचों की जमा करने के बाद में जो 723 रुपये है वो हमको अदा करना होगा। ये हमारे बिल का, ये हमारे खाने पीने का बिल है या उस मिठाई की दुकान का बिल है। आया समझ में? तो आपको ये टैक्स इनवॉइस इंशाल्लाह अच्छे समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलते हैं हमारे अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड देखिए बच्चों, ये उसी के ऊपर बेस्ड है, पेड़े पर मरकजी टैक्स 2.5% की शरह से। अब देखिए मरकजी टैक्स मतलब क्या, CGST 2.5% की शरह से कितना हमने निकाले थे, 5 रुपये आया था ना, और रुपये इसी तरह रियासती भी कितना होगा, रियासती की शरह भी कितनी आएगी, 5%। ये एक्टिविटी है, आपको सॉल्व करना चाहिए, आपके पेज नंबर 83 के ऊपर दिया गया है। मतलब पेड़े के ऊपर जो है मरकजी टैक्स 2.5% के हिसाब से 5 रुपए लागू होता है और इसी तरह रियासती टैक्स 2.5% के हिसाब से भी 5 रुपये लागू होगा। आया समझ में? तो इसकी मदद से पेड़े और अशियाई और खिदमत टैक्स की 5 मतलब 2.5% के ऊपर यानी 5% की शरह और कुल टैक्स 10 रुपये लगाया जाता है। जैसे कि हमने वहां पर देखे 200 रुपये पेड़े की कीमत और 10 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगाया गया था। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इसी तरह चॉकलेट पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह कितनी है चॉकलेट के ऊपर, टोटल 28% है ना, 18 और 18%, क्योंकि वो लग्जरी के अंदर शामिल होता है, लिहाजा इस पर कुल टैक्स कितने रुपये लगा आपको याद होगा। चलिए हम देखते हैं। चॉकलेट के ऊपर देखिए बच्चों, कुल टैक्स कितना लगा उसका, 11.1122 है ना, 11.20 और 11.20, मतलब टोटल उसको कितना पैसा देना पड़ा, 102.40 रुपये। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, लिहाजा इस पर कुल टैक्स बोले गया, तो मतलब कितना देना पड़ा है। यहाँ पर हम उसकी कुल कीमत नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और अगर हम कुल टैक्स की बात हुई तो सिर्फ कुल टैक्स की अगर बात करते तो वो लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी लिहाजा इस पर कुल टैक्स कितना लगा, 11.1122 रुपये। इरेजर से ले लेते हैं, हटा देते हैं, कितना लगा हमको 22 रुपये 11.22 रुपये 40 पैसे, 22 रुपये 40 पैसे। लिहाजा इस पर कुल टैक्स 22 रुपये 40 पैसे लगा। इसी तरह दूसरी 2 एक्टिविटी और है बच्चों, ये भी आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। 2 मैंने एक्टिविटी आपको करके बता दिया। चलते अगली स्लाइड के ऊपर। देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे पास में 2 बिल है, एक तो मोबाइल का बिल है जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों। अब जो यहाँ पर देखिए क्या काउंट हुआ है, IGST है ना, मैंने आपको क्या बोला था कि 2 रियासतों के बीच में होने वाले लेन देन पर IGST लगता है, जो कि आपको सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसकी तारीफ दी हुई है, उसके बारे में तारुफ कराया गया है, यानी आपको सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन मेरे पास में बिल था IGST का तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 टैक्स नहीं होंगे, जैसे कि SGST और CGST लागू नहीं होगा, क्योंकि हम अलग स्टेट से माल मंगवाए, सामान मंगवाए, तो इसीलिए हमको यहाँ पर सिर्फ IGST देना होगा। अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र में से ही सामान मंगवाते तो हमको 2 टैक्स देना पड़ता था। अब ये इंटर स्टेट है, मतलब दूसरी स्टेट में से, देखिए यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ हाईलाइटर, गुड़गांव हरियाणा स्टेट का, ये कहाँ का, ये हरियाणा से। मैंने क्या मंगवाया था, ये मेरा नाम है मुदब्बिर शाह, आप YouTube पे सर्च करेंगे मुदब्बिर शाह तो आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएगा, दूसरे वीडियोस भी मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक मोबाइल खरीदा था जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A31, उसकी कीमत है कुल 20,999। सिर्फ उसकी कीमत कितनी थी, 17,795 थे, 95 थी, लेकिन मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ा IGST 3,320 रुपये। आपको दिख रहा होगा बच्चों मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ये 3,203 रुपये उसके ऊपर IGST पेड किया मैंने, और जो टैक्स अमाउंट है कितना था, सिर्फ 17,795 रुपये था, लेकिन मुझे जो बाद में टोटल GST मिलाकर उसकी कीमत कितनी अदा करना पड़ी, वो कीमत अदा करना पड़ी 20,999
₹99 मुझे इतनी अदा करना पड़ी, क्योंकि मैंने उसको दूसरी स्टेट से मंगाया था, इसीलिए मुझे IGST देना पड़ा। अगर मुझे महाराष्ट्र से मैं लेता था या कोई मुंबई की कोई शॉप से लेता था मैं, तो मुझे CGST और SGST देना पड़ता था। देखिए मैंने कब मंगाया, ये ऑर्डर डेट थी, मेरी ऑर्डर की जो डेट थी वो थी 3/7/2020, मतलब इसी साल के जुलाई महीने, मतलब पिछले महीने में ही मैंने मोबाइल लिया था। तो ये मैंने आपको बता दिया। मोबाइल मंगाने ये बिल बताने का मकसद इतना था कि यहाँ पर IGST लगा, और मेन ये था कि जो यहाँ पर GST इन नंबर मिला है बच्चों, जो GST का जो नंबर देखिए, ये जो नंबर है, जैसे कि हमने यहाँ पर 06 आपको दिख रहा होगा, राइट, क्योंकि ये दूसरी स्टेट से मंगाया गया है। कहाँ से? दूसरी स्टेट से। अगर हम महाराष्ट्र से मंगाते हैं तो ये 06 के बजाय क्या होता है, 27 होता है। दिख रहा हूँ आपको हाईलाइटर येलो कलर का, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, दिख रहा है ये जो हाईलाइटर येलो कलर का, मतलब ये 06 दिख रहा है GST नंबर, ये 06 दिख रहा है, मतलब वो हरियाणा का है। कहाँ का है? ये देखिए हरियाणा से, हरियाणा स्टेट का है, इसीलिए 06 है। अगर महाराष्ट्र का होता तो यहाँ पर 06 के बजाय क्या होता, 27 होता था। ये उसका बिल है। आया समझ में बच्चों? ये टैक्स इनवॉइस नंबर है, यानी बिल नंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये मैंने IGST पेड किया था, जिसकी 3,203 IGST लगा। उसकी कुल कीमत, मतलब सिर्फ कीमत थी 17,795 रुपये, लेकिन मुझे कुल कीमत अदा करनी 20,999 रुपये मुझे अदा करना पड़ा। अब आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर HSN और SAC कोड भी दिया गया है, जिसके बारे में अपने मजीद मालूमात हासिल कर लिए, जिसका नंबर है 85171288। आया बच्चों समझ में? अब बात करते हैं अगले बिल की, चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। आप बच्चों देखिए यहाँ पर भी सेम उसी तरह से एक बिल है। GST इन नंबर दिखाता हूँ मैं आपको कि GST इन नंबर हाईलाइट करता हूँ। जब सबसे पहले ये है, उसको जूम करता हूँ। अब देखिए ये चीज मैंने महाराष्ट्र से ही खरीदी थी, इसीलिए यहाँ पर 27 आया है ना। अब मैंने जो खरीदी थी चीज, वो कहाँ से खरीदी थी उसका भी मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। कोहिनूर टेलीकॉम, देखिए कोहिनूर टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, टेली वीडियो प्राइवेट लिमिटेड, और उनका एड्रेस है मुंबई का, मतलब महाराष्ट्र से। आया बच्चों? देखिए महाराष्ट्र मुंबई, इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ा, IGST और SGST। देखिए मुझे इसीलिए यहाँ पर IGST और SGST ये दो टैक्स देना पड़ा। मतलब IGST मुझे देना नहीं पड़ा, सॉरी, CGST और SGST मुझे देना पड़ा, मुझे IGST यहाँ पर देना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने ये चीज महाराष्ट्र से खरीदी, और इसीलिए यहाँ पर 27 भी है। महाराष्ट्र का कोड कितना है? 27 महाराष्ट्र का कोड है। आया बच्चों आपके समझ में? और साथ ही में देखिए अब मैंने खरीदा क्या था, मैं उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर खरीदा था, ये देखिए LG का AC खरीदा था, जो कि लग्जरी बजट के अंदर काउंट होता है। और लग्जरी बजट के जो शरह लग्जरी बजट की वो क्या है, 28% है, मतलब 28% हमको लग्जरी आइटम्स के लिए देना पड़ता है GST। अब वो 20 का जो शरह है वो डिवाइड होती है 2 हिस्सों में, यानी यहाँ पर 14% CGST और 14% SGST, मतलब टोटल हो गया कुल 28%, यानी 14% जो है मरकजी रियासत को जाएगा, और 14% जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा। जो कि आपको मैं बता देता हूँ उसकी कुल प्राइस कितनी थी। देखिए उसकी कुल प्राइस थी 24,375 रुपये, लेकिन उसको CGST लगा कर हो गया, वो CGST लगा 3,412, और SGST भी उसको लगा 3,412, मतलब 24,375, और ये दोनों की जमा कुल मिलाकर होता है 21,200 रुपये का मुझे उस AC का बिल आया है, यानी 31,200 में मुझे वो AC पड़ गया। कितने में? 31,200 में। अब ये भी अभी की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद पिछले साल का ही बिल होगा जो कि मेरे पास में था, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया। देखो यहाँ पर है इनवॉइस, ये क्या है? बिल है ना।
यहाँ पर उनके HSN कोड भी दिया गया है। इसके प्रोडक्ट का सेल कोड है, इनवॉइस नंबर है। आप गौर से बच्चों देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये इंशाल्लाह अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके साथ एक और आइटम्स आया था जिसका ये था LG का एक एंटीना टाइप था, जो कॉपर का था, जिसकी कीमत थी 100 रुपये। ये उसका HSN कोड है, ये उसकी 100 रुपये कीमत थी। उसके ऊपर मुझे 14% के हिसाब से 10 रुपये और SGST के हिसाब से 10 रुपये 94 पैसे 10 रुपये 94 पैसे बिल लगा। मतलब कुल मुझे 100 रुपये देना पड़ा, क्योंकि उसकी कीमत थी 78 रुपये थी और इनका मिला के मुझे 100 रुपीज़ देना पड़ा। मतलब कुल उस AC की कीमत कितनी आई? 31,300 रुपये मुझे अदा करना पड़ा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको स्लाइड के जरिए इसलिए समझाने की कोशिश की बच्चों, क्योंकि मुझे लगता है कि कलरफुल और हाइलाइटर से बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। और ये चाहे तो मैं आपको किताब से भी मैं समझा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना इफेक्टिव आपको समझ में नहीं आता था। इसीलिए मैंने स्लाइड का यूज़ किया, बहुत मेहनत से आपके लिए स्लाइड इस्तेमाल की, स्लाइड बनाई, उसके ऊपर काम किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि मुझे लगता है कि आपको GST और GST की किस्में, GST किन दो चीज़ों के ऊपर मतलब किन चीज़ों पे लगाई जाती है, उनकी शरह क्या होती है, 0 से 28%, ये समझ में आ गया होगा। SGST CGST आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी चीज़ें मैंने आपको इंशाल्लाह कोशिश की अच्छे समझाने की। आप अच्छे से समझिए उसको और पढ़िए, बुक्स को रिफ़र कीजिए और वेबसाइट को रिफ़र कीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अलॉट। थैंक यू। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जैसे अच्छे बच्चे जो पढ़ने में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी शेयर कीजिए। जो नहीं रखते उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी इंटरेस्ट पढ़ने में बढ़े और वो भी पढ़ाई की तरफ राग़िब हो। सो फिर वही कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल शेयर कीजिए, मेरे चैनल शेयर कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर डायरेक्ट 4.1 के ऊपर। मैं आपको उसे इंशाल्लाह बोर्ड पे सॉल्व करके सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे जाने से पहले फिर सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए मुदब्बिर शाह एजुकेशनल चैनल। चलिए, अल्लाह हाफिज़।